अगला आपका टॉपिक है सीपीयू क्या है। जैसे कि आपको पता है सीपीयू एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये तो इसकी डिफाइन वो हो गई फुल फॉर्म। ये क्या है, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का। कुल मिला के ये ब्रेन और हार्ट कहा जाता है कंप्यूटर का, क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं हो सकता कंप्यूटर में। ये ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है, बिकॉज क्योंकि ये प्रोसेस करता है सारे इंस्ट्रक्शन को, कंट्रोल करता है सारे काम को, और जितने भी कार्य होते हैं कंप्यूटर के अंदर उन सबको ये कंट्रोल करता है, निर्देश देता है और आदेश देता है। जब भी कंप्यूटर की कोई भी प्रोग्राम को ओपन करते हैं या कीबोर्ड पे कुछ भी लिखते हैं या कोई वीडियो देखते हैं या कुछ भी करते हैं हम लोग, तो उसमें सीपीयू वर्क कर रहा होता है और डेटा को परफॉर्म कर रहा होता है। जो भी हम लोग का टास्क रिक्वायर्ड होता है उसको परफॉर्म करने में मदद कर रहा होता है। बिना सीपीयू के कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता है, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी होती है सारे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना, मतलब उनका पालन करवाना। सीपीयू काम कैसे करता है, ये पहले सीपीयू सिंपली स्टेप में काम करता है, ठीक है। फैच, पहले फैच करता है, रिसीव करता है इंस्ट्रक्शन। फैच का मतलब फैच में क्या आ जाएगा आपका, ये रिसीव करेगा इंस्ट्रक्शन किससे, कंप्यूटर मेमोरी में। रिसीव इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी से आपका इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, रिसीव करता है। फिर डिकोड करता है, इट अंडरस्टैंड बैड द इंस्ट्रक्शन मीन, फिर ये देखता है कि इसका मतलब क्या है, जो इंस्ट्रक्शन दिए गए इसमें कुछ मतलब भी है कि नहीं, सेंस है कि नहीं। फिर एग्जीक्यूट करता है, ये परफॉर्म करता है रिक्वायर्ड ऑपरेशन, जो भी परफॉर्म मतलब ऑपरेशन चाहिए वहाँ पे वो उसको परफॉर्म करता है, ठीक है। फिर स्टोर करता है, ये सेव करता है रिजल्ट को, अगर आपको ज़रूरत है तो आप डेटा को सेव भी कर सकते हैं। ये नहीं सिर्फ प्रोसेस करके निकल गए, सेव कौन करेगा। ये मिलियंस ऑफ टाइम एवरी सेकंड, ये एक सेकंड में या हर सेकंड में मिलियंस ऑफ टाइम कार्य कर सकता है, इसलिए कंप्यूटर फास्ट और एफिशिएंट है, ठीक है। एग्जांपल में जैसे सम कॉमन एग्जांपल हैं सीपीयू के, सीपीयू के प्रोसेसर के एग्जांपल यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे आपका i3, इंटेल i3, i5, i7, i नाम जिसकी जनरेशन है, कोर हैं, ठीक है। AMD Ryzen 3, AMD Ryzen 5, Ryzen 7, एप्पल M1, M2, M3, ये क्या है, इसके प्रोसेसर हैं, ठीक है। एप्लीकेशंस क्या है इसके, ये डेस्कटॉप कंप्यूटर में यूज होता है। एप्लीकेशन मतलब है ना सीपीयू, लैपटॉप में, स्मार्टफोन में, गेमिंग कंसोल में, एटीएम में, स्मार्ट टीवी में, जहाँ जहाँ पे आपके कोई चीज़ ऑटोमेशन जैसी हो रही है, जब मतलब आप इनपुट देंगे और आउटपुट मिल रहा है, तो समझ जाइए वहाँ पे किसी ना किसी फॉर्म में आपका सीपीयू वहाँ पे प्रेजेंस होगा। एडवांटेज क्या है, प्रोसेस डेटा क्विकली, डेटा आपको जल्दी प्रोसेस करता है। कंट्रोल ऑल कंप्यूटर ऑपरेशन, ये सारे कंप्यूटर के ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। सपोर्ट करता है मल्टीटास्किंग को, मतलब आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। इम्प्रूव कंप्यूटर परफॉर्मेंस, कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। की पॉइंट क्या है, कंप्यूटर की स्टैंड फॉर्म क्या है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है, हार्ड भी कहते हैं कहीं कहीं पे से। ये सारे इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करता है और फॉलो करवाता है। इसकी प्रोसेस क्या है, पहले फैच करता है, फिर डिकोड करता है, फिर एग्जीक्यूट करता है, फिर स्टोर करता है। ये इसकी एक सीपीयू की वर्किंग साइकिल है। इसमें आपका पहला टर्म आया था अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये क्या है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एक मेन कंपोनेंट है सीपीयू का, जो कि जिम्मेदारी लेता है या रिस्पॉन्सिबल होता है परफॉर्मिंग ऑल अर्थमेटिक कैलकुलेशन। जो भी प्लस माइनस डिवाइड और लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं एंड और नॉट वाले, उन सबको कौन करवाता है, वो आपका अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट करवाता है। जब भी कोई भी कैलकुलेशन होनी हो या कंपेयर करना हो दो वैल्यू को, तो वहाँ पे एएलयू वर्क कर रहा होता है। टास्क लेता है और सेंड करता है रिजल्ट को, किसके, सीपीयू को भेजता है, और फिर वो हम लोग को डिस्प्ले हो जाता है मॉनिटर पे, ठीक है। सिंपली वर्ड में जो एएलयू है वो कैलकुलेशन और डिसीजन मेकिंग यूनिट होता है, जो कैलकुलेशन करता है और डिसीजन लेता है, ठीक है। एएलयू कार्य कैसे करता है, जब सीपीयू रिसीव करता है इंस्ट्रक्शन, तो उसमें इन्वॉल्व होता है कैलकुलेशन और कंपेरिजन, दोनों चीज़ होती हैं। तो सेंड करता है डेटा किसे, एएलयू के पास भेजता है वो, फिर एएलयू उसको प्रोसेस करता है इंस्ट्रक्शन को और रिटर्न करता है किसको, सीपीयू को। फिर सीपीयू सेंड करता है उसे मेमोरी में और डिस्प्ले में स्क्रीन करवा देता है। जैसे एग्जांपल में आपने कैलकुलेट किया 25 + 15, तो कैलकुलेटर ऐप में ने उसे भेजा सीपीयू के पास, सीपीयू ने उसे भेजा एलयू के पास, एलयू ने एडिशन किया और रिटर्न किया 40, जो कि डिस्प्ले में स्क्रीन हो गया, ठीक है। 20 10 30 और 5 5 10 मिला के हो गए 40। एग्जाम्पल में जैसे कौन कौन से ऑपरेशन करता है, एडिशन हो गया आपका, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कंपेयरिंग करना, कोई लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, और लॉजिकल ऑपरेटर में एंड और नॉट, इनका यूज करना हो गया। इन्हीं जैसे कि ऑपरेशन कौन कौन से हो जाते हैं। और एग्जांपल देखना चाहें, एप्लीकेशन क्या है इसकी, एलयू की, कैलकुलेटर, स्प्रेडशीट, बैंकिंग सॉफ्टवेयर, गेम्स और अदर एप्लीकेशन में इसका यूज होता है सबसे ज़्यादा भर भर के। एप्लीकेशन क्या है इसकी, ये परफॉर्म करता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करता है ये कंपेयर करता है वैल्यू को प्रोग्राम में, ये रनिंग करता है कैलकुलेटर और स्प्रेडशीट में सबसे ज़्यादा यूज होता है ये, प्रोसेसिंग डेटा और इन बैंकिंग सॉफ्टवेयर में भी यूज होता है ये, सपोर्ट करता है गेम और साइंटिफिक एप्लीकेशन को भी। एडवांटेज क्या है, ये परफॉर्म करता है कैलकुलेशन को वेरी क्विकली, ये हेल्प करता है सीपीयू को प्रोसेस डेटा करने में बहुत अच्छे तरीके से, हैंडल करता है दोनों चीज़ें,
अर्थमेटिक और लॉजिकल को। ये इंप्रूव करता है ओवरऑल परफॉर्मेंस कंप्यूटर की पॉइंट क्या है, इसकी शॉर्ट फॉर्म की फुल फॉर्म याद रखें आप, ALU की अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है CPU का। ये परफॉर्म करता है अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन। ये कहाँ CPU सेंड किसकी बात करता है, टास्क ALU के बाद। बिना ALU के कंप्यूटर जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा कोई भी कैलकुलेशन और लॉजिकल कंपेरिजन। अब इसमें कंट्रोल यूनिट दूसरी आ जाती है, ये क्या काम करती है, कंट्रोल यूनिट जो होती है मोस्ट मेन कंपोनेंट है कंप्यूटर का, जो CPU का मेन कंपोनेंट है, ठीक है, वन ऑफ द मेन कंपोनेंट, जो कि कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है सभी ऑपरेशन को परफॉर्म बाय कंप्यूटर। जो कि कंट्रोल करता है, कंट्रोल मतलब जो कंट्रोल करता है, ये वाला ऑपरेशन होगा कि जो वाला पहले होगा ये होगा, मतलब जो जैसे एक तो मतलब जो टीचर होता है वो पहले तय करता है कौन सा बच्चा आगे बैठेगा कौन सा पीछे बैठेगा क्लास में, उसकी मतलब पावर होती है। उस प्रकार से कंट्रोल यूनिट की पावर होती है कि कौन सा ऑपरेशन पहले होगा या एक साथ होंगे सारे। तो कंट्रोल यूनिट डज नॉट परफॉर्म कैलकुलेशन स्टोर डेटा। ये डेटा को कैलकुलेशन करने में और स्टोर डेटा में मदद नहीं करती है, मगर ये डायरेक्ट फ्लो डेटा इंस्ट्रक्शन को, मतलब जो भी डेटा फ्लो हो रहा होगा उसको CPU मेमोरी इनपुट डिवाइस में कहाँ कैसे भेजना है, इसको ये परफॉर्म करती है। तो कंट्रोल यूनिट का मतलब है सारा सारा कंट्रोल करना। कंट्रोल यूनिट एक तरफ से मैनेजर का काम करती है, ट्रैफिक कंट्रोलर का काम करती है, ठीक है, जो कि श्योर करती है कंपोनेंट वर्क इन करेक्ट ऑर्डर, जो कार्य जा रहा है वो करेक्ट ऑर्डर में जाए। हाउ डज कंट्रोल यूनिट वर्क, कैसे कार्य करती है, कंट्रोल यूनिट जो होती है रिसीव करती है इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर मेमोरी से, फिर डिकोड करती है इंस्ट्रक्शन को, फिर समझती है टास्क नीडेड परफॉर्म, टास्क को कौन कैसे परफॉर्म करना है, फिर सेंड करती है कंट्रोलर सिग्नल के द्वारा रिक्वायर्ड कंपोनेंट को। जैसे होते ALU बात भेजना है, मान लीजिए स्टोर करना हो डेटा तो ALU बात थोड़े भेजेगी, फिर मेमोरी बात भेजेगी। आउटपुट डिवाइस पे दिखाना तो ALU मेमोरी बात थोड़ी भेजेगा, आउटपुट डिवाइस बात भेजेगी। कंप्लीट टास्क हो गया तो उसको सेव कर देगी यहाँ पर, तो आपको मैसेज डिस्प्ले प्रिंट करा देगी। तो वो ये निश्चय करती है कौन सा डेटा कहाँ जाना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल MS वर्ड खोला आपने तो यूनिट कंट्रोल यूनिट ने CPU रैम और स्टोरेज को एक साथ काम करने के लिए ओपन कर दिया करेक्टली, कि CPU भी इसमें चलेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि आप कोई काम कर रहे होंगे रैम तो बिल्कुल यूज होगी और स्टोरेज भी होगी क्योंकि आप फाइल सेव कर रहे होंगे। जैसे एग्जाम्पल में कंट्रोल यूनिट वर्क कैसे करती है परफॉर्मेंस, जैसे आपने कोई भी सॉफ्टवेयर ऑन किया या फाइल सेव करी या कोई वीडियो चलाई या प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट या कॉपी किया पेस्ट किया, तो उनमें कंट्रोल यूनिट यूज हो रही होगी। ये टास्क कंट्रोल यूनिट कोऑर्डिनेट करवाती डिफरेंट पार्ट को एक साथ मिल, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कोऑर्डिनेट, मतलब सबका एक कोऑर्डिनेट में मिल जाना, मतलब एक ही जगह पे सारे लोग एक ही चीज़ की एक ही लोग की बात मानते हैं, उसे कोऑर्डिनेशन कहते हैं। एप्लीकेशन कंट्रोल आर द एग्जीक्यूशन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, कंट्रोल जो होती है कंट्रोल यूनिट वो एग्जीक्यूट करवाती है कंप्यूटर के प्रोग्राम को, जो मैनेज करती है कम्युनिकेशन CPU और मेमोरी बीच में कम्युनिकेशन को मैनेज करती है। कोऑर्डिनेट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के बीच में कोऑर्डिनेट बना के रखती है। यह हेल्प करती है कंप्यूटर को परफॉर्मेंस टास्क करने में करेक्ट सीक्वेंस में। ये नहीं कि पहले नंबर वाला पहले हो गया और फिर उसके बाद चौथा नंबर वाला हो रहा, नहीं, जो पहले नंबर था वो पहले होगा, फिर दूसरा वाला दूसरा होगा, तीसरा वाला तीसरा होगा, ऐसे करके, मतलब जो भी सीक्वेंस है उसके अकॉर्डिंग काम करती है। सपोर्ट करती है स्मूथ ऑपरेशन को एंटायर कंप्यूटर में, सारे ऑपरेशन स्मूथ हो उसको ये सपोर्ट करती है। एडवांटेज क्या है इसकी, कंट्रोल ऑल कंप्यूटर ऑपरेशन, ये सारे कंप्यूटर ऑपरेशन को कंट्रोल करती है। एंश्योर करती है इंस्ट्रक्शन को आर एग्जीक्यूट इन करेक्ट ऑर्डर में आपके सारे आपके एग्जीक्यूट हो इंस्ट्रक्शन। कोऑर्डिनेट कम्युनिकेशन बिटवीन हार्डवेयर एंड कंपोनेंट, ये कोऑर्डिनेट बना के रखती है कम्युनिकेशन किसके बीच में, हार्डवेयर कंपोनेंट के बीच में कम्युनिकेशन बना के रखती है, ठीक है। इंप्रूव करती है इफिशिएंसी और एक्यूरेसी, कंप्यूटर में इंप्रूव करती है इफिशिएंसी को और एक्यूरेसी को बढ़ाती है। की पॉइंट क्या है, कंट्रोल यूनिट की डिफाइन आप देख लें, कंट्रोल यूनिट इंपॉर्टेंट पार्ट किसका है, ये CPU का है। कंट्रोल यूनिट मैनेज करती है और कंट्रोल करती है सारे डेटा को, ये कैलकुलेशन को और वर्क को नहीं करती है ALU की तरह, ये सिर्फ क्या करती है, मैनेज करती है, परफॉर्म नहीं करती कोई भी चीज़। ये इंश्योर करती है ऑल हार्डवेयर कंपोनेंट वर्क करें एक साथ, वो भी स्मूथली। अब आपका आता था रजिस्टर। रजिस्टर क्या है, ये एक वेरी स्मॉल और वेरी फास्ट मेमोरी लोकेशन होती है जो कि CPU के अंदर होती है, यूज होती है टेम्पररी डेटा स्टोर, ये टेम्पररी डेटा स्टोर करती है, परमानेंट नहीं करती है। ये इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग रिजल्ट जब CPU काम कर रहा हो, तो जो भी आपके इंस्ट्रक्शन होते हैं प्रोसेसिंग रिजल्ट होते हैं उनको ये स्टोर करके रखती है टेम्परेरी बेस। जैसे कि रजिस्टर लोकेट होता है CPU के अंदर, ये फास्टर होता है, किससे, रैम से भी ज़्यादा तेज ये होता है, जो होल्ड करता है, ये होल्ड ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा, ये बहुत छोटा सा डेटा स्टोर करके रखता है। बट इट अलाउ द CPU टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन, जो कि अलाउ जो कि अलाउ करता है CPU को एक्सेस करने के लिए इन्फॉर्मेशन क्विकली एंड परफॉर्म टास्क इफिशिएंटली। लेकिन ये अलाउ करता है CPU को एक्सेस करने के लिए इन्फॉर्मेशन क्विकली, यही है जो CPU को अनुमति देता है कि डेटा आप जल्दी से वो कर सकें, एक्सेस कर सकें और परफॉर्म कर सकें टास्क को जल्दी से जल्दी।
सिंपल वर्ड में रजिस्टर जो है सीपीयू की टेम्परेरी वर्क स्पेस है। मतलब ये ऐसी जगह है जहाँ पे वो टेम्परेरी काम कर सकता है, जो इंपॉर्टेंट डेटा है वहाँ पे रख सकता है और इमीडिएटली उसको प्रोसेस कर सकता है या यूज कर सकता है कभी भी। रजिस्टर का काम क्या है, जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है प्रोसेसिंग टास्क के लिए तो फर्स्ट लोड जो रिक्वायर्ड होता है इंस्ट्रक्शन का वो रजिस्टर्ड होता है। ठीक है, वो किसके द्वारा होता है, रजिस्टर के द्वारा होता है। जो भी फर्स्ट लोड रिक्वायर्ड डेटा का लिया जाता है, जरूरी डेटा का, वो रजिस्टर के द्वारा लिया जाता है। सीपीयू जब प्रोसेस करता है डेटा आफ्टर द ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद, कोई भी ऑपरेशन कंप्लीट होता है उसके बाद जो प्रोसेस होता है डेटा, तो रिजल्ट को स्टोर किया जाता है बैक इन द मेमोरी, या तो मेमोरी में भेज दिया जाता है या सेंड आउटपुट डिवाइस के पास भेज दिया जाता है कुछ समय बाद। जैसे कि आपको कैलकुलेट किया 50 + 25, तो नंबर जो टेम्परेली स्टोर होगा रजिस्टर में, जबकि ALU परफॉर्म करवा रहा होगा कैलकुलेशन, या आपका टेम्परेली स्टोर होगा, ठीक है, जो कि 75 आंसर आएगा। फिर वो अगर आपको सेव करना है तो आप मेमोरी में डायरेक्ट भेज सकते हैं और डिस्प्ले पे दिखा सकते हैं। अगर आपको सेव नहीं करना, जब तक आपको दिख रहा है तब तक वो रजिस्टर्ड मेमोरी की वजह से ही दिख रहा है। अब प्रोग्राम काउंटर, इसके कुछ एग्जांपल हो गए जैसे कीप ट्रैक नेक्स्ट स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट, जो आपका हो गया इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ये क्या काम करता है, ये स्टोर करता है करंट इंस्ट्रक्शन बीइंग प्रोसेस, जब प्रोसेस चल रही है तो उस करंट इंस्ट्रक्शन को ये स्टोर करके रखता है। एमुलेटर ये टेम्परेली स्टोर करता है कैलकुलेशन रिजल्ट को। ठीक है, यू डो नॉट सी रजिस्टर डायरेक्टली, आप रजिस्टर को डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं, बट ये वर्क करता है कंटिन्यूसली कंप्यूटर के रनिंग करते दौरान। मतलब जब भी कंप्यूटर आपको ऑन है तब ये काम कर रहा होता है, आप इसको डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं। एप्लीकेशन क्या है, रजिस्टर स्टोर डेटा करता है, इंस्ट्रक्शन करता है टेम्परेली, परमानेंट नहीं करता। यह हेल्प करता है सीपीयू को तेज काम करने के लिए मदद करता है। ये सपोर्ट करता है अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को, ये सपोर्ट करता है। इम्प्रूव करता है स्पीड को प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होने के दौरान। ये मल्टीटास्किंग को और अच्छा बना देता है। जो आपके थे एप्लीकेशन और जो एडवांटेज, ये एक्सट्रीमली फास्ट मेमोरी, ये सबसे तेज मेमोरी होती है, ये लोकेटेड होती है सीपीयू के अंदर, यही बात है सीपीयू का पार्ट है। ये रिड्यूस करती है प्रोसेसिंग टाइम को, ये इम्प्रूव ओवरऑल कंप्यूटर परफॉर्मेंस को ये बढ़ा देती है। की पॉइंट क्या है, रजिस्टर क्या है, एक स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी है जो लोकेशन कहाँ होती है, लोकेट सीपीयू में। ये टेम्परेली स्टोर होती है, इंस्ट्रक्शन डेटा स्टोर करती है टेम्परेली। रजिस्टर जो होती है रैम से भी सबसे तेज जो मेमोरी है, नहीं जो आपकी एक वो है वो रजिस्टर्ड है, ठीक है, सबसे तेज मेमोरी, जो हेल्प करती है सीपीयू को एग्जीक्यूट करने में इंस्ट्रक्शन क्विकली। रजिस्टर प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल इम्प्रूविंग कंप्यूटर परफॉर्मेंस को बढ़ाने में, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर आपकी आ जाती है कैच मेमोरी। कैच मेमोरी एक वेरी फास्ट मेमोरी होती है, लोकेट होती है क्लोज द, कहाँ पे लोकेट होती है, क्लोज या इनसाइड द कंप्यूटर, या तो कंप्यूटर के पास में होगी या कंप्यूटर के अंदर होगी। ये फ्रिक्वेंटली यूज होती है डाटा इंस्ट्रक्शन को, ये फ्रिक्वेंटली यूज होती है स्टोर करने में डाटा इंस्ट्रक्शन को, सीपीयू को कभी भी एक्सेस कर सके जल्दी से विदाउट वेटिंग डेटा फ्रॉम द रैम। रैम तक डेटा पहुंचने से पहले ही, या उसमें देखिए स्टोर फ्रिक्वेंटली यूज डेटा, ये आप इससे डेटा फ्रिक्वेंटली यूज स्टोर कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं इंस्ट्रक्शन को। सीपीयू कैन एक्सेस, सीपीयू इसको एक्सेस कर सकता है जल्दी से बिना इंतजार करे हुए डेटा रैम तक भेजे हुए, मतलब इससे डेटा तुरंत एक्सेस किया जा सकता है। कैश मेमोरी होती है फास्टर देन होती है रैम से तेज होती है ये हेल्प करती है कंप्यूटर को परफॉर्मेंस करने में, टास्क इफिशिएंटली इंप्रूव ओवरऑल स्पीड, ये कंप्यूटर को परफॉर्म टास्क करने में हेल्प करती है और इम्प्रूव करती है स्पीड को सिस्टम की, और ये तेज चलने में मदद करती है। सिंपली वर्ड में कैश मेमोरी जो है हाई स्पीड स्टोरेज एरिया है, जो सीपीयू और रैम के रिड्यूस करता है टाइमिंग को, एसेस डेटा एसेस करने की टाइमिंग को रिड्यूस करता है ये। ठीक है, ये ऐसा मतलब हाई स्पीड स्टोरेज एरिया है। कैश मेमोरी कैसे काम करती है, जब कंप्यूटर को ज़रूरत होती है डेटा की तो फर्स्ट चेक करता है, पहले कैश मेमोरी में चेक करेगा वो, ठीक है, फिर देखेगा रिक्वायर्ड डेटा फाउंड, अगर डेटा वहाँ पे है तो वो से ले लेगा, वरना सीपीयू यूजेस इमीडिएटली। तो सीपीयू अगर वहाँ पे डेटा है तो सीपीयू उसको यूज कर लेगा, तो आप उसका समय बचेगा। अगर वहाँ पे डेटा नहीं है, कैश मेमोरी में डेटा नहीं है अवेलेबल, तो सीपीयू फिर देखेगा रैम के पास कि रैम के पास डेटा है कि नहीं, फिर वो डेटा को स्टोर करवाएगा कैश में। देखिए पहले उसने चेक किया कैश में डेटा था तो वो तो यूज कर लेगा, तो टाइम बच गया आपका। अगर कैश में डेटा नहीं है तो वो आपको रैम पास जाएगा, और रैम में अगर डेटा मिल जाता है तो वो कैश में स्टोर कर देगा और फास्टर एक्सेस करेगा फ्यूचर के लिए। जैसे कैश में वो डेटा था नहीं, रैम में था, तो रैम से निकाल के कैश मेमोरी में भर देगा, तो जब भी आपको दोबारा कभी ज़रूरत पड़ी तो वो सीधे कैश मेमोरी से निकाल के देख लेगा डेटा को। जैसे एग्जांपल में आप रिपीटेडली गूगल क्रोम खोलते हैं तो कॉमनली यूज डेटा जो होते हैं वो स्टोर हो जाते हैं कैश मेमोरी में, जो कि एप्लीकेशन को लोड करने फास्ट लोड करने में मदद करता है।
ये शुरुआत में जब आप डाउनलोड करके एप्लीकेशन खोलते हैं तो धीरे खुलती है, क्योंकि इसमें कैच मेमोरी नहीं बनी होती। फिर आप जब अगली बार खोलते हैं तो तेज़ खुल जाती तेज़ी से, क्योंकि कैच मेमोरी वो फीड हो चुकी होती है, उसकी लोडिंग वगैरह सब कुछ। अब कॉमन एग्जांपल क्या है कैच मेमोरी के? ये 3 प्रकार की होती है, L1, L2, L3। L1 जो होती है ये फास्टेस्ट होती है, सबसे तेज़ होती है और सबसे छोटी होती है। ये लोकेट होती है इनसाइड सीपीयू के अंदर होती है, ठीक है। L2 जो होती है वो बड़ी होती है L1 की तुलना में, L से, और थोड़ी धीरे होती है। सीधी बात है, जितनी बड़ी होती जाएगी उतनी धीरे होती जाएगी, मगर ये अभी भी रैम से तेज़ है, ठीक है। क्या है? L1 से ये बड़ी है, L2 और उससे थोड़ी सी स्लाइटली, मतलब थोड़ी सी धीरे है। L3 ये शेयर्ड अमोंग सीपीयू कोर, ये शेयर्ड अमोंग सीपीयू कोर होती है, जो कि प्रोवाइड करती है एडिशनल हाई स्पीड स्टोरेज। जो कि प्रोवाइड करती है क्या? एडिशनल हाई स्पीड स्टोरेज को प्रोवाइड करती है। ये जो कैच लेवल होते हैं ये वर्क करते हैं एक साथ, ठीक है, जो कि सीपीयू की परफॉर्मेंस को तेज बनाने में मदद करते हैं। एप्लीकेशन क्या है? स्पीड अप डेटा प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग होने के दौरान की स्पीड को और तेज बढ़ा देना। रिड्यूस द टाइम नीडेड टू एक्सेस फ्रिक्वेंटली यूज डेटा, टाइम को घटा देना, जब डेटा हम लोग एक्सेस कर रहे हो टाइम को घटा देना। इम्प्रूव करना, एप्लीकेशन को लोड होने वाली स्पीड को इम्प्रूव करना। सपोर्ट गेमिंग और प्रोग्रामिंग मल्टीटास्किंग को इसे बढ़ा देना। इंक्रीज ओवरऑल कंप्यूटर परफॉर्मेंस को बढ़ा देना। एडवांटेज क्या है इसके? ये रैम से तेज़ होती है, सीधी सी बात है, कोई भी एल ले आओ, L1, L2, L3 रैम से तेज़ होगी, और कैच तो है ही तेज़। सीपीयू की परफॉर्मेंस तेज करती है, डेटा ऐसे टाइम को कम करती है, जितना जल्दी आपको डेटा मिल जाएगा उतनी जल्दी आपकी टाइमिंग बचेगी, ठीक है, लेटेंसी घटेगी। मेक कंप्यूटर मोर रिस्पॉन्सिव, इससे कंप्यूटर आपका जल्दी रिस्पॉन्स दे देता है। इसके की पॉइंट क्या है? कैच मेमोरी एक हाई स्पीड मेमोरी होती है जो यूज होती है सीपीयू में, जो स्टोर करती है फ्रिक्वेंटली यूज डेटा को, इंस्ट्रक्शन को। ये फास्ट होती है रैम से और कम डेटा आपका स्टोर करती है। ये हेल्प करती है सीपीयू को डेटा क्विकली एक्सेस करने में। कैश मेमोरी इंप्रूव करती है ओवरऑल स्पीड परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर। फिर से आपको बताते थे, कैश मेमोरी में अगर डेटा नहीं है, पहली बात अगर है तो रैम से जाने से पहले कैश मेमोरी इसको दे देगी। अगर कैश मेमोरी में नहीं है तो रैम में चेक करेगा, फिर रैम में है तो रैम से निकल के कैश मेमोरी में फिल हो जाएगा। फिर अगली बार जब भी वो फ्यूचर में इसको यूज करेगा तो कैश मेमोरी से देख लेगा। अगली आपकी आती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या है? ये एक प्राइमरी मेमोरी है जो कि कंप्यूटर को टेम्पररी डेटा स्टोर करती है और प्रोग्राम को करंटली बिगिन। देखो, जब भी आपका डेटा, मतलब जैसे आपने कोई एप्लीकेशन खोली है ना, कंप्यूटर में आपने जैसे मान लो MS वर्ड खोल लिया, जब तक वो आपका करंट जाता रहेगा कंप्यूटर में, तब तक MS वर्ड ऑन है, तब तक रैम मेमोरी में डेटा आपका शो होता रहेगा, क्योंकि ये वोलाटाइल होती है। जब तक डेटा शो हो रहा है, जब तक बिजली जा रही है, और जैसे ही आपकी लाइट कट हुई डेस्कटॉप कंप्यूटर की, जैसी लाइट कट हुई वो कंप्यूटर बंद, तो आपका डेटा स्टोर नहीं होगा, क्योंकि वो प्राइमरी मेमोरी में है। क्योंकि ये टेम्परेली स्टोर करता है, परमानेंट स्टोर नहीं करता है डेटा, आपका डेटा चला जाएगा। ये अलाउ करता है कंप्यूटर को एक्सेस इन्फॉर्मेशन क्विकली, क्योंकि टेम्परेली है, स्टोरेज भरेगी नहीं कभी, तो डेटा आपका कभी जब भरेगा नहीं तो वो मेमोरी हैंग नहीं करेगी। तो ये आपकी क्या करती है? तेज़ी से आपकी इन्फॉर्मेशन एक्सेस करने में मदद करती है। ये एप्लीकेशन को रन फास्टर और स्मूथली कार्य करने में मदद करती है। रैम जो है एक टेम्परेली डेटा स्टोरेज होती है, मतलब टेम्परेली स्टोर करती है। प्राइमरी मेमोरी में ये वोलाटाइल होती है, मतलब ये तो ये प्राइमरी मेमोरी है और ये वोलाटाइल है, ठीक है। वोलाटाइल मेमोरी या टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं इसे, जो कि ऑल डेटा स्टोर करती है, सारा डेटा स्टोर कर सकती है, मगर इरेज हो जाएगा जब कंप्यूटर की लाइट चली जाएगी या रीस्टार्ट कर देंगे आप, तो ये डेटा चला जाएगा। सिंपली वर्ड में जो रैम है वो इम्पोर्टेंट डेटा को, टेम्परेरी वर्क स्पेस है, मतलब आप टेम्परेरी काम कर रहे हैं कोई भी, वो प्रोग्राम जो है, डेटा जो है, जब तक कंप्यूटर ऑन है रनिंग में, करंट आ रहा तब तक वो रखा हुआ है, वरना वो डिलीट हो जाएगा। अगर आपको बचाना है तो आप उसमें रख सकते हैं आके अपने SSD HDD में, ठीक है। जब आपको प्रोग्राम खोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, गूगल क्रोम में, जो आपका लोड होता है स्टोरेज डिवाइस से, वो रैम में, स्टोरेज डिवाइस में आप एप्लीकेशन रखते हैं, वो लोड होकर आती है रैम में। फिर CPU उसको एक्सेस करता है प्रोग्राम को, रैम उसको फास्टर बना देता है, क्योंकि वो रैम में स्टोर हो चुका होता है डेटा, आपका आके निकल के वो एप्लीकेशन रन होने लगती है SD से निकल के सीधे रैम में, तो वो आपकी तेज़ी से काम करने लगती है और वो स्टोरेज से आपकी बाहर आके उसमें रैम में आ जाती है। फिर आप उसमें जो भी परफॉर्मेंस करेंगे वो सारी रैम पे होगी, मगर अगर आपने सेव नहीं किया SD में, SSD में या HDD में, तो वो डेटा आपका चला जाएगा। जैसे एग्जांपल में ओपन किया आपने मल्टीपल एप्लीकेशन सेम टाइम में, तो रैम स्टोरेज डेटा जो होगा वो आपका स्विच करेगा बिटवीन क्विकली, अलग अलग जो आपका महत्वपूर्ण एप्लीकेशन होगा उस पर ज़्यादा डेटा दे देगा। अब रैम के इंक्लूडेड कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे DDR3 रैम, ये यूज होती है, ओल्डर कंप्यूटर जो थे इस पर चलते थे।
DDR4 ये कॉमनली यूज होते हैं मॉडर्न डेस्कटॉप और लैपटॉप में यूज हो रहे हैं। और DDR5 ये लेटेस्ट जनरेशन है जो कि ऑफरिंग हाई स्पीड और बेटर परफॉर्मेंस दे रही है। सबसे ज़्यादा DDR5 चल रही है आजकल लेटेस्ट वर्जन में। रैम आपकी कितनी कैसी हो सकती हैं जैसे आपकी ज़रूरत हो। 4 GB, 8 GB, 16, 32, इससे भी ज़्यादा हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन नीड। जितनी आपकी ज़रूरत होता है आप एप्लीकेशन डलवा लो, सॉरी रैम डलवा लो। एप्लीकेशन क्या की रनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडो और लाइनक्स में धड़ाधड़ से यूज होती है, मतलब ये रनिंग एप्लीकेशन में यूज होती हैं। ठीक है। ओपनिंग एप्लीकेशन सच है, जब कोई एप्लीकेशन आप ऑन कर रहे होते हैं तो उसमें ये मदद करती हैं, उनको रन करवाती हैं अपने ऊपर, जैसे एम एस वर्ड, एक्सेल, क्रोम हो गया। कोई आप गेम खेलते हैं, एडिटिंग वीडियो करते हैं तो वो भी अपने ऊपर करवाती हैं ये कि हमारे हमारे ऊपर आके हमारे स्पेस पे कर लो आगे ये काम। सपोर्ट करती हैं मल्टीटास्किंग को और मल्टी प्रोग्राम एक्टिविटी को। इम्प्रूविंग करती हैं ओवरऑल स्पीड को, परफॉर्म करती हैं कंप्यूटर को। एडवांटेज क्या है इनके, वेरी फास्ट कंपेयर टू स्टोर डिवाइस। इसमें आप ये सबसे तेज स्टोरेज डिवाइस में सबसे तेज होती है, कंपेयर करी जाए तो स्टोरेज डिवाइस से सबसे तेज है ये। हेल्प करती है एप्लीकेशन को ओपन होने में और रन स्मूथली होने में। ये इम्प्रूव करती है मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस को। इंक्रीज ओवरऑल स्पीड, जो ओवरऑल स्पीड कंप्यूटर की बढ़ा देती है। अब की पॉइंट क्या है इसके, रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी इसकी फुल फॉर्म है। ये टेम्परेली मतलब वोलाटाइल मतलब टेम्परेली मेमोरी है जो कि डेटा परमानेंट स्टोर नहीं करती है। रैम डेटा प्रोग्राम आर करंटली इन यूज। रैम डेटा जो होता है वो स्टोर करता है, नहीं सॉरी, स्टोर डेटा प्रोग्राम करंटली, ये करंटली यूज करता है डेटा को और स्टोर करता है, ये नहीं मतलब परमानेंट स्टोर करेगा। अभी जिंदा है कंप्यूटर तो है, मर गया कंप्यूटर मतलब करंट चला गया, 0 0 0 हो गया तो ये कंप्यूटर बंद हो गया, मतलब वो डेटा आपका चला गया, अब वो डेटा नहीं मिलने वाला। मोर रैम अलाउ करते हैं कंप्यूटर को हैंडल मोर एप्लीकेशन सेम टाइम। अगर आपकी ज़्यादा रैम होगी तो ज़्यादा एप्लीकेशन चलाओ, 8 GB रैम 8 एप्लीकेशन चलाओ, 10 GB रैम 10 चलाओ। मेरे हिसाब से मतलब 1 GB कम से कम एक ऐप तो होना चाहिए, मेरे हिसाब से 1 GB 8 GB तो कम से कम होनी चाहिए आपकी। ऑल डेटा स्टोर रैम इज लॉस्ट, कंप्यूटर टर्न ऑफ, कंप्यूटर बंद हुआ नहीं है आपका, डेटा तो गया नहीं। जैसे भी हम कंप्यूटर बंद कर दें तो ये यहाँ से कट हो जाएगी, ये नहीं आपकी दोबारा ये चीज़ पूरा खुल जाए, नहीं खुलने वाला, ये सब हम दोबारा खोलना पड़ेगा सिस्टम। रैम क्या है, ये रीड ओनली मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी ही होती है ये भी, जो स्टोर डेटा करती है, इंस्ट्रक्शन करती है रिक्वायर टू स्टार्ट और ऑपरेट कंप्यूटर। ये प्राइमरी मेमोरी होती है एक प्रकार की जो स्टोर करती है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन को, जो की ज़रूरत पड़ती है स्टार्ट और ऑपरेट कंप्यूटर करने मतलब कंप्यूटर चलाने में और कंप्यूटर को स्टार्ट करने में जो चीज़ ज़रूरत पड़ती है वो इसमें ही स्टोर होती है। रैम की तरह ये डेटा स्टोर करती है परमानेंट। रैम की तरह ये रैम की तरह नहीं है जो डेटा परमानेंट ना स्टोर करे, ये परमानेंट डेटा स्टोर करती है, तभी तो रीड ओनली मेमोरी है। परमानेंट डेटा स्टोर करती है, ये नॉन वोलाटाइल होती है, मतलब इसका डेटा नहीं डिलीट होगा। इसका मतलब है कि ये नॉट इरेज, इसको बिगाड़ा नहीं जा सकता। कंप्यूटर जाने के बाद भी ये डेटा आपको दिखता रहेगा। जैसे कि आपको टास्क बार है, ये रीड ओनली मेमोरी में ही आता है, तो ये अगर हट भी जाए ना तो ये नहीं डिलीट होगा। रीड ओनली मेमोरी वो डेटा होता है जो हम लोग सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसको ना एडिट कर सकते हैं ना चेंज कर सकते हैं। ठीक है। ये स्टार्टअप प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम स्टार्टर होते हैं जैसे बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हो गया, UEFI हो गया, ये हेल्प करते हैं कंप्यूटर को चेक हार्डवेयर को चेक करते हैं ठीक है कि नहीं, लोड करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को और पावर ऑन करने में मदद करते हैं। वो कौन कौन इसे स्टार्ट करता है, उसको स्टार्ट करता है रोम। ठीक है, सिंपल वर्ड में रोम जो है स्टोर करते हैं इंस्ट्रक्शन को, जो कि कंप्यूटर को स्टार्ट होने में मदद करता है। कंप्यूटर स्टार्ट होने में मदद जो करता है प्रोग्राम, उस प्रोग्राम को हैंडल करता है रोम। ठीक है। अब रोम कैसे काम करता है, जब कंप्यूटर ऑन होता है CPU रीड करता है इंस्ट्रक्शन क्या कि रोम में क्या लिखा हुआ है, फिर वो देखता है इंस्ट्रक्शन चेक करते करते कि इंपॉर्टेंट हार्डवेयर कंपोनेंट कौन से हैं जो ऑन करने हैं, जैसे कीबोर्ड, रैम, स्टोरेज डिवाइस, मॉनिटर, इनको तो परफेक्टली करेक्ट वर्क करना ही है, क्योंकि अगर कीबोर्ड नहीं काम कर रहा तो यूजर क्या इनपुट देगा, है ना। रैम नहीं काम कर रही तो वो बिल्कुल ही नहीं काम करेगा, हैंग कर जाएगा। हार्डवेयर चेक करता है, आफ्टर बाद में वो हार्डवेयर को चेक करता है, कंप्लीट चेक करता है, फिर उसके बाद रोम को स्टार्ट करता है, लोड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को किसमें, रोम में। सच है जैसे कि विंडो हो गया, लाइनक्स हो गया, इसको रोम में वो स्टोर करवाता है। स्टोरेज डिवाइस से निकाल के वो किस में डालता है, आपको रैम में डालता है। कौन, रोम। बिना रोम के कंप्यूटर नहीं काम कर सकता और ना ही स्टार्ट हो सकता है, समझे। एग्जाम्पल, बायोस चिप जो होती हैं वो फाउंड होती हैं मदरबोर्ड में, बायोस चिप डली होती हैं, जैसे कि जो आपका एग्जाम्पल हो गया। UEFI UEFI फर्मवेयर होते हैं जो मॉडर्न कंप्यूटर में आजकल डल के आ रहे हैं। फर्मवेयर स्टोर होता है डिवाइस के अंदर, जैसे कि
कौन कौन सी डिवाइस होगी, प्रिंटर, राउटर, स्मार्ट टीवी, ये सब इनमें फर्मवेयर डल के आते हैं। ठीक है। एप्लीकेशन फर्मवेयर हम पढ़ा चुके हैं, आप देख सकते हैं जाके फंडामेंटल सीरीज में प्लेलिस्ट में आपको चैनल मिल जाएगी। अभी ज़्यादा वीडियो कुछ हुई भी नहीं है, आप सरका के ऊपर से नीचे सरका के देख सकते हैं। एप्लीकेशन इसकी क्या है, मतलब इसकी विशेषताएं क्या है, यूज क्या है इसके, मतलब स्टार्ट कंप्यूटर या बूटिंग करने के दौरान या कंप्यूटर को स्टार्ट करने के दौरान इसका यूज होता है रोम का। ठीक है। ये स्टोर करता है बायोस को या यूईएफआई फर्मवेयर को अपने अंदर। ठीक है। ये चेक करता है हार्डवेयर को चालू होने से पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के हार्डवेयर सही है कि नहीं। ये यूज करता है कंप्यूटर स्मार्टफोन, यूज होता है किसमें, कंप्यूटर स्मार्टफोन और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज होता है। ये एडवांटेज क्या है इसके, ये स्टोर डेटा करता परमानेंटली, डाटा इसमें लॉस नहीं होता कभी भी स्विच ऑफ होने के बाद भी, क्योंकि आपका कोई फ़ोन स्विच ऑफ हुआ फिर उसके बाद में कभी ऐसा हुआ कि आप उड़ गए हो, क्योंकि वो स्टोरेज डिवाइस में सेव होते हैं, मगर वो फिर रैम में आते हैं। मगर जो आपका रीड ओनली मेमोरी वाला डेटा है वो, मतलब कंप्यूटर आपका या मोबाइल ऑन ही होना भूल जाए फिर क्या करेंगे आप, फिर तो कुछ नहीं कर सकते ना। तो वो रोम मदद करता है आपकी, तो समझ जाइए रोम भी कुछ ना कुछ कर रहा है। यह हेल्प करता है कंप्यूटर को करेक्टली काम करने के लिए और स्टार्ट होने के लिए। ये रिलायबल होता है, सिक्योर होता है, स्टोरिंग स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन के लिए। की पॉइंट क्या है इसकी, पहले आप फुल फॉर्म देख लीजिए, रीड ओनली मेमोरी। ये परमानेंट होता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। ये बायोस यूएफआई नीड होती है इसमें। ठीक है, इन दोनों चीज़ों की फर्मवेयर की। डेटा इन रोम इन नॉट इरेज, इस डेटा को आप इरेज नहीं कर सकते हैं, चाहे कंप्यूटर बंद हो जाए चाहे आपका कंप्यूटर फूक जाए। एवरी कंप्यूटर रिक्वायर्ड रोम टू बूट सक्सेसफुली, अगर आपका कंप्यूटर बूट नहीं हो रहा समझ जाए इसमें रैम रोम आपका ख़राब हो गया है या कुछ उसमें करप्ट हो गया है फर्मवेयर आपका। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी एक मेन मेमोरी है जो कि कंप्यूटर को डायरेक्टली एक्सेस करवाती है सीपीयू, जो कि कंप्यूटर डायरेक्ट एक्सेस करता है सीपीयू के माध्यम से। ये स्टोर करती है डेटा और इंस्ट्रक्शन को ज़रूरत पड़ने के मुताबिक और प्रोसेस होने के दौरान ये इंस्ट्रक्शन और डेटा को स्टोर करती है, जैसे कि सीपीयू एक्सेस कर सके प्राइमरी मेमोरी को सीपीयू एक्सेस करता है सबसे तेज। यह हेल्प करती है कंप्यूटर को परफॉर्मेंस करने में टास्क इफिशिएंटली। प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन आता है आपका, रैम और रोम। सीधी बात है, रैम आपका तेज होता है और डेटा परमानेंटली स्टोर करके रखता है। प्राइमरी मेमोरी आल्सो काल्ड मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहते हैं और इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं कुछ लोग, है ना। सिंपल वर्ड में प्राइमरी मेमोरी जो है वो आपकी सीपीयू में यूज होती है जब आपका कंप्यूटर रनिंग हो, मतलब रनिंग में मतलब रनिंग हो, जैसे कंप्यूटर ऑन है, जिंदा है। हाउ डज प्राइमरी मेमोरी वर्क, प्राइमरी मेमोरी वर्क कैसे करती है, जब कंप्यूटर का कोई भी प्रोग्राम हो ओपन, जैसे गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, जब वो डेटा लोड कर रहा हो प्राइमरी मेमोरी में, किसमें लोड कर रहा हो, प्राइमरी मेमोरी में। जब वो ओपन करते हैं ना किसी प्रोग्राम को, कोई भी एप्लीकेशन, तो प्राइमरी मेमोरी में वो स्टोरेज डिवाइस से प्राइमरी मेमोरी में डेटा जा रहा होता है और फिर वो लोड हो जाता है, फिर सीपीयू उसको रीड करता है, प्रोसेस करता है डेटा को, और वो आपका काम जल्दी से कंप्लीट हो जाता है। फिर रिजल्ट आपका सेकेंडरी मेमोरी में सेव कर दिया जाता है और डिस्प्ले पे दिखा दिया जाता है, आपका काम हो जाता है जल्दी से। अगर कोई सेकेंडरी मेमोरी कर रही हो तो वो काम धीरे धीरे हो। प्राइमरी मेमोरी कंटिन्यूस कम कर सकती है सीपीयू के साथ फास्ट और स्मूथ परफॉर्मेंस के साथ। एग्जांपल में जैसे आपका रैम हो गया, है ना, जो टेम्परेली डेटा स्टोर करता है और प्रोग्राम को करंटली यूज करने लायक बनाता है। मतलब परमानेंट नहीं काम कर सकते आप, काम तो परमानेंट कर सकते हैं मगर लाइट जाने के बाद नहीं कर सकते हैं, फिर आपको दोबारा से वो चीज़ ऑन करनी पड़ेगी और दोबारा से आपको वहाँ तक जाना पड़ेगा। मगर रोम ये परमानेंट स्टोर करता है स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन को, और सचेत बायोस और यूएफआई इसमें फर्मवेयर डले होते हैं। ये कंप्यूटर को ऑन होने में मदद करता है, ये दोनों ही मिलके प्रॉपर फंक्शनिंग करते हैं कंप्यूटर की। ठीक है, रैम और रोम। एप्लीकेशन क्या है, स्टोर होता है डाटा रिक्वायर्ड बाय सीपीयू, सीपीयू के रिक्वायर्ड होने के अनुसार जितना, मतलब स्टोर डेटा रिक्वायर्ड बाय सीपीयू, सीपीयू जितना डेटा स्टोर करना है उस मुताबिक ये स्टोर करता है। यह हेल्प करता है कंप्यूटर को रनिंग एप्लीकेशन को क्विकली, मतलब जल्दी जल्दी रनिंग एप्लीकेशन करवा सके कोई भी। सपोर्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, ये इंप्रूव करता है स्पीड डेटा प्रोसेसिंग की। ये वर्क विद सीपीयू ड्यूरिंग एवरी टास्क, ये हर टास्क में काम करता है किसके, सीपीयू के। एडवांटेज क्या है इसके, एप्लीकेशन देख लिए, ये फास्ट एक्सेस होता है डेटा, डेटा इसमें कभी भी तेज़ी से एक्सेस किया जा सकता है, डायरेक्टली कनेक्ट होता है सीपीयू से। ये इंप्रूव करता है कंप्यूटर परफॉर्मेंस को, ये एसेंशियल मतलब जरूरी होता है रनिंग प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। की पॉइंट इसके देख लेते हैं, प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी कहते हैं। ये डायरेक्टली एक्सेस, सीपीयू को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, डायरेक्टली मतलब बिना देरी के, बिना लेटेंसी के। मेनली कंसिस्ट ऑफ, इससे ज़्यादातर इसमें कौन सी मेमोरी आती है, रैम और रोम। डेटा स्टोर और इंस्ट्रक्शन नीड बाय सीपीयू, सीपीयू जो स्टोर और इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होगी तो सीपीयू चाहेगा तो जिसको चाहे उसको यूज कर सकता है, मतलब रैम को यूज करना है, किस कैच को यूज करना है, मतलब स्टोर डेटा इंस्ट्रक्शन किसको ज़रूरत होती है, ये सीपीयू को होती है।
प्राइमरी मेमोरी फास्टर होती है सेकेंडरी मेमोरी। सीधी बात है, सेकेंडरी मेमोरी कहाँ तेज चल पाई प्राइमरी से, वो डायरेक्ट कंप्यूटर के पास होती है। प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी क्या है, ये एक टाइप की मेमोरी है जो कि स्टोर करती है डेटा को प्रोग्राम परमानेंटली। ये परमानेंटली स्टोर करेगी, ये रैम की तरह नहीं है डेटा डेटा उड़ा दे आपका, ये परमानेंटली स्टोर करेगी। डाटा स्टोर इसमें रहता है, कभी भी नहीं इसमें ख़राब होगा, चाहे आप बंद कर दें। और इसमें लार्ज कैपेसिटी होती है, जितनी चाहे उतनी फाइलें आप रख लें, डॉक्यूमेंट रख लें, फोटो वीडियो सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम जो चाहें आप वो रखें इसमें, जितना चाहें उतना रखें, कोई दिक्कत नहीं। लाइट जाने के बाद भी आपका डेटा बचा रहेगा, सालों साल आपका डेटा बना रहेगा। इसको ज़्यादातर एक्सटर्नल मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है, किसी सेकेंडरी मेमोरी का। ये स्लो होती है प्राइमरी मेमोरी से, ओवर देन मोर स्टोरेज, मगर ये धीरे तो होती है, मगर इसमें स्टोरेज इतनी मैसिव होती है कि आपके सर्वर भी इसी पे चल रहे हैं आजकल। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है यूज होती है लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए, जितनी दिनों तक जाओ उतने दिनों तक आप स्टोर कर सकते हैं डेटा। सेकेंडरी मेमोरी कैसे काम करती है, जब कंप्यूटर की फाइल कंप्यूटर सॉरी जब आप सेव करते हैं फाइल को कंप्यूटर में, सुरक्षित करते हैं कंप्यूटर में, फाइल को रखते हैं, तो वो स्टोर होती है जाके सेकेंडरी मेमोरी में। जब भी आपको ज़रूरत होती है उस फाइल की, तब आप कंप्यूटर को लोड करवाते हैं स्टोरेज डिवाइस से। देखिए, तब आप उस फाइल को लोड करवाते हैं स्टोरेज डिवाइस से रैम में, और फिर आप उसको सीपीयू प्रोसेस करके आपको दिखाता है। वीडियो भी आपको चलाते हैं ना, तो वो उससे ऐसे सेकेंडरी मेमोरी से निकल के प्राइमरी मेमोरी के रैम में आके दिखती है आपको, तभी वो तेज़ी दिखती है, वरना वो हैंग करेगी बहुत। एग्जाम्पल है, जैसे आपने ओपन करी फ़ोटो जो एसएसडी में सेव थी, फिर उसने लोड किया रैम ने, किसने, वो सेकेंडरी से रैम में जाएगी प्राइमरी में, फिर रैम में लोड होगी, फिर वो डिस्प्ले होगी स्क्रीन पे, तो तभी तो जल्दी से प्रोसेस हो पाएगी। कॉमन एग्जाम्पल सेकेंडरी मेमोरी की, जैसे आपका हार्ड डिस्क ड्राइव, ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा रख सकता है, कम लागत का आता है। सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये आपका तेज होता है एच डी डी से, ये कॉमनली यूज होता है मॉडर्न कंप्यूटर में। पेन ड्राइव, यूएसबी फ्लैश ड्राइव जिसे कहते हैं, ये पोर्टेबल डिवाइस होती है जो यूज होती है स्टोरिंग और ट्रांसफरिंग फाइल के लिए। मेमोरी कार्ड यूज होता है स्मार्टफोन, कैमरा और अदर पोर्टेबल डिवाइस में। सीडी डीवीडी जो ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया यूज या सॉफ्टवेयर हैं जो म्यूजिक और वीडियो को रख सकते हैं। एप्लीकेशन, इनके काम क्या हैं, ये स्टोर करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, सॉफ्टवेयर को। ये सेव डॉक्यूमेंट, फोटो वीडियोज़ म्यूजिक को सेव करता है। ये डाटा बैकअप को स्टोर करता है, यूज करता है। ये यूज होता है डेटा बैकअप लेने में, डेटा जैसा आपको उड़ गया तो आप बैकअप ले सकते हैं। ट्रांसफ़र फाइल बिटवीन डिवाइस, डिवाइस के बीच में आप ट्रांसफ़र फाइल कर सकते हैं इनके माध्यम से। प्रोवाइड लॉन्ग टर्म स्टोरेज और बिटनेट डेटा, अगर आपको कुछ भी डेटा रखना है तो आप लंबे समय तक इनमें रख सकते हैं। इनकी एप्लीकेशन एडवांटेज क्या है, आप परमानेंटली डेटा स्टोर कर सकते हैं, कभी भी नहीं हटेगा। ऑफर लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, ये लार्ज से लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी आपको देते हैं, 1 टेराबाइट, 2 टेराबाइट, 3 टेराबाइट, 10 टेराबाइट। कॉस्ट इफेक्टिव स्टोरिंग लार्ज फाइल्स, आपको कॉस्ट इफेक्टिव स्टोरिंग लार्ज फाइल्स मिल जाती हैं। नहीं, जितनी आप लार्ज स्टोरेज लेंगे उतना आपकी कॉस्ट इफेक्ट बढ़ेगी, ठीक है, कॉस्ट पे प्रभाव बढ़ेगा। ईजी टू कैरी शेयर डेटा पोर्टेबल डिवाइस लाइक पेन ड्राइव, इसमें आपको कुछ ऐसी डिवाइस मिल जाती है जो ईजी टू कैरी, जैसे पेन ड्राइव आपकी कितनी छोटी होती है, 2-3 इंच की होती है, वो आप जेब में डाल के कहीं पे भी घूम सकते हैं, 256 1 टेराबाइट तक की आप ले सकते हैं, है ना। वो जेब में भी डाल के घूम सकते हैं आप, ऐसी स्टोरेज डिवाइस है वो। आप इसके की पॉइंट देख लेते, सेकेंडरी मेमोरी जो होती है स्टोर करती है डेटा परमानेंटली, डेटा रिमेन सेफ, डेटा इसमें बचा रहता है, कंप्यूटर चाहे स्विच ऑफ हो जाए, चाहे कंप्यूटर आप सालों बाद खोलो। लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी मिलती है आपको प्राइमरी मेमोरी की तुलना में, प्राइमरी मेमोरी वो 8 16 32 ज़्यादा ज़्यादा, इसमें कहाँ आपको टेराबाइट में मिल रही सीधे। कॉमन एग्जाम्पल जैसे एच डी डी पेन ड्राइव आदि। फाइल लोड होती है सेकेंडरी मेमोरी से रैम में, बीपीओर, उससे पहले सीपीयू उसको प्रोसेस करता है। सीपीयू के प्रोसेस करने से पहले पहले सेकेंडरी मेमोरी से निकल के आपकी जाएगी किसमें, फिर जाएगी रैम में, फिर उसको सीपीयू प्रोसेस करेगा। अगला आपका आ जाता है मेमोरी यूनिट्स, जैसे आपकी बिट हो गई, बाइट हो गई, केबी, एमबी, जीबी और टीबी। मेमोरी यूनिट क्या है, मेमोरी यूनिट मेजरमेंट, एक तरफ से जैसे नहीं आप किलो बाइट होता है, किलोग्राम होता है, आप नापते हैं अपने वजन को किलोग्राम में, है ना, ग्राम में, किलोमीटर को नापते हैं किलोमीटर में, इसमें 1000 मीटर होते हैं। उसी प्रकार से इसमें भी होती है, जो अमाउंट ऑफ डेटा स्टोरेज को, कैपेसिटी को, कंप्यूटर डिजिटल डिवाइस को नापती है। एवरी फाइल एंड फोटो सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट को कितनी उसने जगह घेर रखी है, स्टोरेज स्पेस घेर रखी है, उसको मेजर करती है मेमोरी यूनिट के माध्यम से मेजर किया जाता है, वही मेमोरी यूनिट आपकी। स्मॉल सबसे यूनिट कौन सी है आपकी, बिट, सबसे छोटी यूनिट डेटा की है बिट। और सबसे बड़ी यूनिट आपकी हो जाती है, वो डिपेंड करती हैं आपकी, जैसे केबी, केबी से बड़ी एमबी, एमबी से बड़ी जीबी, जीबी से बड़ी टीबी। ये यूज करती हैं मेजर बिगर फाइल्स स्टोरेज डिवाइस। जितनी ज़्यादा आपकी इधर आगे की तरफ बढ़ेगी, जैसे जी केबी से एमबी, एमबी से जीबी, जीबी से टीबी, उतनी आपकी मैसिव फाइल स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी।
सिंपल वर्ड में मेमोरी यूनिट जो होती है बताती है कि डेटा कितना स्टोर है और कितना प्रोसेस हो सकता है। मतलब प्रोसेस मतलब जैसे आपने 2 GB स्टोर डेटा कर रखा तो 2 GB तो प्रोसेस हो सकता है। हाउ डू मेमोरी यूनिट वर्क, काम कैसे करती है? जब आप कंप्यूटर में स्टोर करते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन को फॉर्म में, किसमें, बाइनरी डिजिट के फॉर्म में 0 और 1, तो ये बाइनरी डिजिट जो होते हैं उन्हीं को बिट कहते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है, बिट की फॉर्म में डेटा आपका स्टोर हो रहा है, तो बिट आपका किस फॉर्म में है, 0 और 1। जब आप 0 और 1 में जब डेटा रखते हैं तो वो किस फॉर्म में जाता है, 0 और 1 की फॉर्म में। इसी अमाउंट ऑफ डेटा, जब इसी डेटा को बढ़ा दिया जाता है, लार्ज मेमोरी यूनिट बन जाती है। उसी यूनिट, लार्ज मेमोरी यूनिट को नापने के लिए मेजरमेंट रखा गया है, सिंपली करने के लिए। उस यूनिट को रखा है हम लोगों ने किस फॉर्म में, KB, MB, GB और TB में। जैसे कि आपका देख लीजिए यहाँ पे 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 2,97,152 इतनी बाइट्स होती हैं आपकी। कितने में, 2 MB में। तो हम लोग इतने 2 लाख बोलने से अच्छा है कि हम लोग 2 MB बोलने सीधे। क्यों, हो सकता है हम लोग 2 लाख की जगह 2 करोड़ बोल जाएं या 20,000 ही बोल जाएं, हैंग कर जाएं। इसलिए हम लोगों ने ये सिंपलीफाई बनाया अपना, 2 MB कर दिया। ठीक है, जैसे ही हम लोग का दिमाग लैग ना करे, हैंग ना करे। मेमोरी यूनिट के कन्वर्जन देख लेते हैं। 1 बिट में जी, 1 बिट जो है सबसे छोटी यूनिट है आपकी। ठीक है, 1 बिट। ठीक है, एक बाइट में आपके 8 बिट होते हैं। मतलब ये जो 8 बिट, 1 बिट है ना, ऐसे आप 8 इकट्ठे कर लें तो 1 बाइट हो जाएगा आपका। अब आपके जो बाइट है वो इसमें अटैच है, देखिए किलो बाइट में अटैच है। अब सोचिए आप 1 किलोबाइट में कितने बिट होंगे, बाइट होंगे, तो वो हैं आपके 1024 बाइट। 1 MB में अब आपके होंगे 1024 किलोबाइट। कुल मिला के 124, 124, 100, मतलब 1024, 1024 आपका चलता रहेगा। बस आप यहाँ पे जैसे मेगाबाइट लिखा तो आप यहाँ पे KB लिख दें ऊपर वाला, गीगाबाइट है तो उसमें MB लिख दें, टेराबाइट है, टेराबाइट से छोटा क्या होता है, गीगाबाइट, तो आप गीगाबाइट लिख दें यहाँ। ऐसे आप कन्वर्सन कर सकते हैं। मतलब जो बड़ा है उसके पीछे छोटा लगा दें। जैसे 1024 लिखा आपने, उसके पीछे आप GB लगा दें। अगर आप GB वाला लिख रहे हैं तो उसके पीछे MB लगा दें, क्योंकि छोटे ही तो फैलता है ना, छोटे ही बड़ा होता है, मल्टीप्लाई हो गए। अब कॉमन एग्जाम्पल क्या है, बिट 0 और 1 पे काम करती है, मगर बाइट जो है 1 कैरेक्टर पे काम कर सकती है, जैसे ABC। किलो बाइट जो है स्मॉल टेक्स्ट पे काम कर सकती है और डॉक्यूमेंट पे, स्मॉल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे। और MB जो है एक फ़ोटो और MP3 सॉन्ग रख सकती है अपने अंदर। GB जो है HD मूवी और मोबाइल ऐप्स को रख सकती है अपने अंदर। TB जो है हार्ड डिस्क और SSD इसमें बनी हुई होती है, इसके तो कुछ कहना ही नहीं। ठीक है, एप्लीकेशन एप्लीकेशन जो होती है मेजरिंग करती है फाइल साइज को इसके माध्यम से। एप्लीकेशन क्या है इसके, फाइल के साइज को मेजरमेंट किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा, 2 MB की फाइल है, 25 MB की फाइल है, 2 GB का गेम है कोई, है ना, इस प्रकार से आपने नापा होगा कई बार। ये मेजरिंग HDD और HDD स्टोरेज को भी नापने में मददगार है। मतलब आप नाप सकते हैं कि 1 TB की स्टोरेज है, 2 TB की है। ये मेजरमेंट पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड की कैपेसिटी भी नापने में मदद करती हैं। कंप्यूटर की स्टोरेज एफिशिएंसी बताने में मदद करती हैं। एडवांटेज क्या है, मेक डेटा मेजरमेंट सिंपली ऑर्गेनाइज, इससे आपको डेटा सिंपल और ऑर्गेनाइज मिल जाता है। हेल्प करती हैं ये कंपेयर स्टोरेज डिवाइस को ईजिली। मतलब आपकी दो तरह तरह की आपका डिवाइस रखी हैं, उसमें आप डेटा ईजिली देख सकते हैं किसमें ज़्यादा किसमें कम, नाप सकते हैं। ये यूजफुल है अंडरस्टैंड फाइल साइज, आप समझ सकते हैं फाइल साइज किसमें ज़्यादा किसमें कम है, स्टोरेज कैपेसिटी किसमें ज़्यादा किसमें कम है। इसमें आपको मदद करती है कौन, मेजरमेंट यूनिट। मेक ईजियर टू मैनेज डेटा डिजिटल, आप मैनेज डेटा को डिजिटली ईजी तरीके से कर सकते हैं अगर आपको पता हो किसमें कितना क्या है। ये अभी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, इसको दोबारा नहीं पढ़ेंगे। मेमोरी यूनिट यूज होती है ज़्यादातर फाइल साइज और स्टोरेज कैपेसिटी में। CPU मेमोरी चैप्टर की समरी देख लेते हैं। इस चैप्टर में हम लोगों ने ज़्यादातर जाना CPU मेमोरी के बारे में, जो कि कोर कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर के, जो कि हम लोग सीख चुके हैं कि CPU प्रोसेस कैसे करता है, इंस्ट्रक्शन देता है किन मेन पार्ट को, वो आपको ALU को देता है। जब आपको उसे लॉजिकल और अर्थमेटिक परफॉर्मेंस करवानी है तो ALU को देगा। और कोई चीज़ कंट्रोल यूनिट क्या करती है, कंट्रोल करती है कि उस चीज़ को इनपुट से लेना है, आउटपुट को देना है, किस चीज़ को क्या करना है, वो कंट्रोल यूनिट करती है। रजिस्टर आपकी सबसे तेज़ होती है और ये सब मिलके आपका कंप्यूटर तेज कर देते हैं, और ये सब मिलके काम एक साथ करते हैं। और फिर हम लोगों ने जाना कैश मेमोरी जो सबसे तेज़ है, रैम मेमोरी, रोम और प्राइमरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के बारे में जाना, अलोंग बेस फंक्शनिंग इंपॉर्टेंस, इन सबकी इंपॉर्टेंट और फंक्शनिंग को समझा। फाइनली हम लोग मेमोरी यूनिट को पढ़ चुके हैं। अब हम लोग मेजर डेटा के बारे में भी जान चुके हैं। मेजर डेटा एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम जान सकते हैं कितना हमारे पास डेटा स्टोर कर रखा है, स्टोरेज कैपेसिटी जान सकते हैं डिजिटली डिवाइस के अंदर। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं। और जो आपको ना समझ में आया करे वो आप कमेंट कर दिया करें। धन्यवाद।